नमस्कार दोस्तों, आजादी से पहले प्राचीन भारत में राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। उनकी अपनी बड़ी बड़ी सल्तनत और विशाल सेना होती थी। सभी राजा महाराजा अपने अनुसार अपने राज्य की समृद्धि के लिए जुटे रहते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि भारत में बदलाव का दौर शुरू हुआ। समृद्धि, खुशहाली और संस्कृति से भरे भारत पर विदेशी आक्रांताओं ने, खासकर मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण कर यहाँ पर अपना शासन कायम कर लिया और लंबे समय तक भारत की समृद्धि को खोखला करते रहे। लेकिन एक बार फिर से बदलाव की बयार चली। भारतीय लोगों द्वारा जगह जगह आंदोलन शुरू हुए। कई देशभक्त जी जान से विदेशियों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए एकजुट हुए और आखिरकार सभी आक्रांता भारत छोड़ने पर विवश हुए। भारत 1947 में एक आजाद लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हो गया। लेकिन दोस्तों, हमारे मन में ये अवश्य आता है कि आक्रमण से पहले भारत के राजा कौन कौन और कैसे थे, आज उनके वंशज कहाँ हैं? तो आइए दोस्तों, वापस राजा महाराजाओं के दौर में चलते हैं और जानते हैं कि महाराणा प्रताप के वंशज कौन हैं और आज कहाँ है। दोस्तों, भारत में पृथ्वीराज चौहान हो या वीर शिवाजी या महाराणा प्रताप या फिर बाजीराव पेशवा, इनकी बहादुरी और सामर्थ्य की गाथा सुनकर आज भी हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे देश में ऐसे राजा भी हुए थे। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए उनके वंशजों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराणा प्रताप के वंशज के बारे में। ये तब की बात है जब दिल्ली में अकबर का शासन था। अकबर की दिली ख्वाहिश यही थी कि भारत के सभी राजा उसके अधीन हो जाए और भारत पर मुगलिया सल्तनत का परचम लहराए। लेकिन महाराणा प्रताप ऐसे राजाओं में से नहीं थे। उन्होंने जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, लेकिन बाबर की अधीनता नहीं। महाराणा प्रताप कैसे राजा थे, ये हम सभी भली भांति जानते हैं। उन्होंने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। दोस्तों, जिस शानो शौकत से महाराणा प्रताप अपने महल में रहा करते थे, आज उनके वंशज भी उसी महल में उसी ठाट बाट के साथ रहते हैं। आज अरविंद सिंह मेवाड़ कोई शासक तो नहीं, लेकिन इस घराने के 76 संरक्षक हैं। उनके पिता भागवत सिंह 1955 से 1984 तक इस घराने के मुख्य थे। अरविंद सिंह मेवाड़ HRH ग्रुप ऑफ होटल्स के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हैं। इनकी शादी कच्छ की राजकुमारी विजय राज के साथ हुई और उनके 3 बच्चे हैं, भार्गवी कुमारी मेवाड़, पद्मजा कुमारी मेवाड़ और लक्ष्य राज सिंह मेवाड़। अपने शाही जीवन जीने के लिए मशहूर अरविंद सिंह जी को कई कार्यक्रमों में जाने माने नेता और अभिनेताओं के साथ देखा जाता है। इसके अलावा मेवाड़ के सदन के नेतृत्व और बाद में संरक्षता धारक के बारे में अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़ के बीच विवाद रहा है। 2020 में एक अदालत ने ये फैसला सुनाया कि संपत्ति को 4 बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाए, जिसे अरविंद, महेंद्र, योगेश्वरी और मृतक महाराणा को आवंटित किया जाएगा। अब बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज की। दोस्तों, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज को कुछ लोग हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं तो कुछ लोग मराठा का गौरव कहते हैं। शिवाजी एक बहुत ही निडर, बुद्धिमान और बहादुर मराठा शासक थे। उन्होंने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। साल 1974 छत्रपति शिवाजी के उदय के साथ ही शुरू हुआ। उनका राज्य क्षेत्र आज के महाराष्ट्र राज्य, मुंबई से गोवा और पूर्व में लगभग 160 किलोमीटर नागपुर तक फैला हुआ है और एक वक्त तो इनका राज्य क्षेत्र और बढ़ गया। दोस्तों, मुगल शासन के अंत का श्रेय मराठा साम्राज्य को ही दिया जाता है। शिवाजी ने मुगलों की ईंट से ईंट बजाकर रख दी थी। आज शिवाजी महाराज के 13वें वंशज के रूप में उदयन राजे भोसले सतारा और छत्रपति संभाजी राजे भोसले कोल्हापुर छत्रपति शिवाजी महाराज की राजगद्दी के वारिस माने जाते हैं। हालांकि दोनों अलग अलग राजघरानों से हैं और अक्सर
उनकी आपसी रंजिश सबके सामने दिखती है। इसके अलावा दोनों ही भाजपा से राज्यसभा सांसद हैं। एक और जहां संभाजी राजे भोसले, जिन्होंने कोल्हापुर से MBA किया है और ये राजनीति में आने से पहले सामाजिक कार्य में लंबे समय से जुड़े हुए थे। ये अपनी शानो शौकत भरी लाइफस्टाइल के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। संभाजी राजे कोल्हापुर घर आने में मान सम्मान के साथ रहते हैं। इनका रुतबा ऐसा है कि लोग इन्हें महाराज कहकर ही बुलाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर उदयन राजे भोसले का प्रभाव उनकी गर्म मिजाजी की वजह से अक्सर चर्चा का केंद्र बना रहता है। अपनी बेशुमार संपत्ति के बावजूद इन्हें सड़कों पर आम इंसानों की तरह बुलेट चलाते हुए अक्सर देखा जाता है। लेकिन उनके राजनीतिक जीवन में काफी उतार चढ़ाव है। फिर भी सतारा वासियों का भरपूर साथ इन्हें मिलता रहता है। दोस्तों, अब बाजीराव पेशवा के वंशज की बात करते हैं। दोस्तों, बाजीराव पेशवा प्रथम हिंदुस्तान के इतिहास के एकलौते ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 41 युद्ध लड़े और उनमें से किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट ने मुगलों, अंग्रेजों और यहाँ तक कि पुर्तगालियों को युद्ध के मैदान में ऐसा धूल चटाया कि फिर वे इनके नाम से ही कांपने लगे। अंग्रेज शासक जहाँ इनके नाम से थर थर कांपते थे, तो वहीं मुगल शासक इनसे मिलने से कतराते थे। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ युद्ध लड़ने वाले वीर छत्रपति महाराज शिवाजी का जो सपना हिंदुस्तान में केसरिया ध्वज लहराने का था, उसे काफी हद तक मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा बाजीराव भल्लाल भट्ट ने पूरा किया। महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड सहित 70 से 80% भारत पर उनका ही शासन था। परंतु आज के समय में उनके वंश के लोगों को कोई नहीं जानता है। पेशवा बाजीराव के वंशज पुणे में रहते हैं और ये जानकारी गिने चुने लोगों को ही है। ये पेशवा घराने की 10वीं पीढ़ी है। 74 वर्षीय विनायक राव एक वैज्ञानिक है और एक प्राध्यापक के रूप में उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय में 33 वर्ष नौकरी की। दूसरा परिवार विनायक राव के बड़े भाई कृष्ण राव का है, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। पेशवा कृष्ण राव के बेटे का नाम महेंद्र राव है, जो अपनी माँ उषा राजे, पत्नी सुचेता और बेटी के साथ पुणे में ही रहते हैं और इनका फैब्रिकेशन का व्यापार है। ऐसा माना जाता है कि अब इस राजघराने में किसी के पास कोई खानदानी संपत्ति नहीं है। आइए अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के वंशज की। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान अपने पिता राजा सोमेश्वर चौहान जी की मृत्यु के बाद 1179 में मात्र 13 वर्ष की आयु में ही अजमेर की गद्दी पर बैठे थे और दिल्ली के सियासत पर बैठने वाले चौहान वंश के अंतिम शासक भी थे। आज के अजमेर, दिल्ली और पंजाब के भूभाग पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान युद्ध कौशल में बहुत ही कम आयु में निपुण हो गए थे। वो बचपन से ही मेधावी थे और उनकी मजबूत युद्ध नीतियों और राजनीतिक कौशल ने राजस्थान को सबसे मजबूत राज्य बना दिया। फिर 1191 में मोहम्मद गौरी अपनी विशाल सेना के साथ तराइन के प्रथम युद्ध में पहुंचा, जिसके जवाब में पृथ्वीराज ने गौरी के अहंकार को धूमिल कर दिया। गौरी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की जान बख्श दी और यही गलती आगे चलकर चौहान को भारी पड़ी। मोहम्मद गौरी दोबारा अपनी सेना लेकर पृथ्वीराज से युद्ध लड़ने आ गया और इस बार पृथ्वीराज चौहान को हराकर उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें गरम सरिये से फोड़ दी गईं और गौरी द्वारा आयोजित एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में पृथ्वीराज चौहान ने अपने मित्र चंद्रबरदाई के एक दोहे की मदद से गौरी को शब्द भेदी बाण से मार डाला और फिर दुश्मन के हाथों मरने के बजाय पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को चाकू से मार डाला। आज लगभग 700 सालों बाद पृथ्वीराज चौहान के वंशजों की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनके वंशज मुख्य तौर पर
पाकिस्तान और कुछ राजस्थान और कुछ उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो कि आम जिंदगी जीकर जीवन यापन करते हैं और जिनके पास राजघराने की कोई संपत्ति नहीं है। तो दोस्तों, ये थे आजाद भारत से आन बान शान की सुरक्षा करने वाले इतिहास के कुछ बहादुर व ताकतवर राजा, जिनके वंशजों के मौजूदा हालत पर हमने ये जानकारी आपको मुहैया कराई। आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।